उत्तराखंड, यूके, एकमात्र राज्य जो आपदा प्रबंधन के लिए स्पेशल विभाग बना रखा है। ये क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस सॉल्यूशन के लिए। उड़ीसा वाला एक मैंने एग्जांपल लिखाया था, याद है आप लोगों को? बेस्ट प्रैक्टिस में एक बेस्ट प्रैक्टिस ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए कि भाई एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए नीतिगत दृष्टिकोण के साथ, सभी के साथ एक तरीके से, कि भाई सिविल सोसाइटी भी हो, सीएपीएफ भी हो, जो सिविल सोसाइटी, सीएपीएफ, आर्मी और पुलिस, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए। ये वे फॉरवर्ड एक बार फिर से। इसमें सेकेंड आरसी में फ्लड जोन बना रखा है, फ्लड जोन दे रखा है, सूखा जोन, सूखे के, चक्रवात के, सबके जोन दिए हुए हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। चीन का स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम, बेस्ट प्रैक्टिस है बाढ़ के लिए। इस बार चूंकि बाढ़ भी इंपॉर्टेंट है तो एक बार देख लेना, क्योंकि 1998 में वहां पे बाढ़ आई थी। उसके बाद ने चीन ने क्या किया, फ्लड रिस्क रिडक्शन के लिए अपने आप में एक प्रोग्राम चलाया और उसको बोला स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट। उसने क्या किया, जितने भी वेटलैंड है इनको वो किया, समृद्ध किया और वहां पे उनको वो किया पुनरुद्धार। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, आपदा प्रबंधन बीमा। एक सिटी फ्लड प्रोग्राम हो रहा है। सिटी फ्लड वाला जो कंसेप्ट है वो सिटी के अंदर जो ऐप बनाया है एक तरीके से, एक है इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, कि भाई जितने भी अपने बेहतर संसाधन है, जितने भी अपने श्रम शक्ति है, उसका बेस्ट रिसोर्स का एक जगह डेटा है, ताकि एक तरीके से इंटीग्रेटेड वे में बेस्ट प्रैक्टिस को सॉल्यूशन दिया जा सके। कम्युनिटी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि स्थानीय कम्युनिटी इसका बेस्ट सोर्स है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भाई किस तरीके से हो। तो यही सारी चीजें थी डिजास्टर मैनेजमेंट थर्ड रिपोर्ट, इसको अपने को यूज लेना है। यही इसके फाइंडिंग थी, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस तो यही थी इसकी कंक्लूजन की लेवल पर। अब बात कर रहा हूं मैं फिफ्थ रिपोर्ट की। सार्वजनिक व्यवस्था, पेन चलना ही बंद हो गया। इसमें मैंने क्या क्या लिखाया था आपको, कोई भी बता दो अब तो, लास्ट वाली समरी में। अरे यार पुलिस रिफॉर्म बताया था ना, लॉ एंड ऑर्डर की जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए यही यूज करना है अपने को। ये कहता है कि भाई एक तो पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास, इसके साथ सामाजिक सामंजस्य, ये चारों में एक बार वर्क बैलेंस, मतलब एक बैलेंस लगा के रखना है। एक केस स्टडी के लिए डायग्राम है, 1 2 3 सेकेंड आरसी का। लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे भी आपको जैसे मणिपुर वाला केस आ गया तो वहां पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, स्टेट की सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा। अगला है कानून व्यवस्था,
और उसके बाद क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था। आधार क्या है, स्टेट की सिक्योरिटी। इसके लिए सेकंड ARC एक कोटेशन देता है कि भाई आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र की शांति और विकास की नींव है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक अगर वामपंथी उग्रवाद मतलब नक्सलवाद के बारे में अगर कोई लिखना है आपको, जो भी समस्या है, जो भी कारण है, उसके समाधान के क्या वे फॉरवर्ड है, आप इस रिपोर्ट को काम में लेना। पुलिस सुधार के लिए कौन कौन से, जैसे रिबेरो कमीशन हो गया, प्रकाश सिंह कमेटी हो गई, ये सारी चीजें इसने बात की, तो उसके बारे में तो मैं डिस्कस करके क्या ही करूंगा, वो तो आपको पता ही है। एक चीज ये है, सेकंड ARC बोलती है जो पुलिस के काम है ना, जो पुलिस के रिफॉर्म है, इनको आउटसोर्स करो भाई। एक तो कार्यों का डिवीजन स्पष्ट रूप से करो और कुछ एक कार्यों को आउटसोर्स करो। एक का कानून व्यवस्था बनाने वाला अलग काम करो, जांच वाला अलग करे, तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ये सेकंड ARC। एक कीवर्ड जो काम आता है वो है कॉन्स्टेबलरी, द कॉन्स्टेबलरी, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कॉन्स्टेबलरी है, हिंदी में भी। ये एक समस्या है भाई साहब। कैसे कि भाई 87% तो कांस्टेबल रैंक के लोग हैं, और सेकंड ARC कहती है कि भाई इसमें 1:4 का रेशियो हो, मतलब एटलीस्ट 20% तो हो अधिकारी। इसके साथ ये कहता है कि पुलिस रिफॉर्म में एक शिकायत निवारण तंत्र एक अलग से गठित हो। दूसरा ये बात करता है कम्युनिटी पुलिसिंग की। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था क्या होती है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये ही सारी चीजें इसमें थी। अब जैसे हो गया, तीसरा हो गया दंगा, अब नू हिंसा वाला हो गया, मणिपुर हिंसा वाला हो गया। वहां पे अगर हम समाधान की बात करेंगे तो वहां पे कौन सी रिपोर्ट काम कर सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था रिपोर्ट नंबर 5। उसमें क्या किए जाने की जरूरत है, आप उसमें एक आर्गुमेंट में अपना यहाँ का वो डाल सकते हो। ठीक है, यही सारी चीजें थी। जेल सुधार, जहाँ पे भी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जेल सुधार की भी जो भी बात की जाएगी इसमें आ जाएगी। मीडिया रेगुलेशन के बारे में भी अगर आपको कुछ सुझाव लिखने हैं तो सेकंड ARC की 5th रिपोर्ट की मीडिया रिफॉर्म। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, 5th रिपोर्ट की समरी दे रहा हूँ। 5th रिपोर्ट में क्या आएगा, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं 5th रिपोर्ट में किसकी बात की गई, ये डायग्राम अपने को याद रखना है, जहां पे भी हम लोग केस स्टडी में करें। 2 कांस्टेबलरी पुलिस वाली प्रॉब्लम,
सिविल सेवा बोर्ड ऑलरेडी हम बात कर चुके, तो पुलिस रिफॉर्म के लिए पुलिस सर्विसेज बोर्ड का गठन हो। उसके अलावा नक्सलिज्म की समस्या, उसका समाधान, उसमें क्या किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में बोला है। उसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र, पुलिस व्यवस्था में भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सामुदायिक कम्युनिटी पुलिसिंग की, अगर जहां पे हमको बात करनी हो, हम लोग फिर से फिफ्थ रिपोर्ट है सेकेंड ARC को, उसको काम करेंगे। दंगे हो गए, दंगे के समाधान में क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे भी हम सेकेंड ARC की फिफ्थ रिपोर्ट करेंगे। जेल सुधार या मीडिया की जो भूमिका है, उस पर भी अगर हम लोगों को चर्चा करनी है, तो वहां पे भी हम लोग इसी को यूज करेंगे। ले दे के 3 रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको मैं जल्दी से निपटा दूंगा, बस चिंता करने वाली बात नहीं है। चिंता करने वाली बात तो ये है कि फीस नहीं आ रही है, बड़ा बुरा लगता है, कोई देना ही नहीं चाहता। हाँ, अगला है रिपोर्ट नंबर 8, आतंकवाद से संघर्ष। न्याय संगतता द्वारा संरक्षण। कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है, प्रोटेक्टिंग बाय राइटनेस, ठीक है। स्पिनोजा का कथन से शुरुआत की गई है भाई साहब इसमें। स्पिनोजा पता है कौन था? सर्वेश्वरवादी स्पिनोजा का कथन था। पता है क्या स्पिनोजा? या मैं बताऊं? मेरे को भी नहीं पता कौन था, लेकिन डियोंटोलॉजिकल टेलियोलॉजिकल। अब स्पिनोजा आप तो बता दो कौन से में आएगा स्पिनोजा, डियोंटोलॉजिकल है टेलियोलॉजिकल है? अरे मेंस लिखने वालों, अरे कलंको कोई तो जवाब दे दो। अब मैं बोल रहा हूं कि सर्वेश्वरवादी मतलब सारे ईश्वरों को मानता है ये स्पिनोजा। डियोंटोलॉजिकल है, ठीक है। डियोंटोलॉजिकल तो पता होगा ना आपको। वो कहता है कि राज्य का अंतिम साध्य लोगों पर हावी होना नहीं है, स्टेट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो पीपल है ना उनपे वो नहीं होना है। क्या उन हावी को बोलेंगे एक तरीके से, अंग्रेजी वाले समझ लेना, इतनी अंग्रेजी, ठीक है। उनपे एक तरीके से वो नहीं करना, उन अत्याचार नहीं कर रहा भाई साहब। अंग्रेजी मेरे को दिमाग में घुस नहीं रही अभी। अब एकदम अंग्रेजी बोलूंगा ना तो ऑफिस में आना एकदम हिंदी नहीं निकलती मेरी, तो अभी मेरी अंग्रेजी नहीं निकल रही, ठीक है। न उन्हें डराकर रोकना है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके डर से मुक्त करना है ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ रहते हुए खुद को। बड़े जल्दी आ रहे हैं लोग बाग, मेरे को लग रहा है इस सेशन के बारे में मैसेज नहीं गया ना तो लोग आए नहीं। मैं बोल दिया था 9 बजे आऊंगा, 9:30 बजे बोला था मैंने। कोई बात नहीं, मेरी गलती है। अब मुझे लगा 9 बजे आ गया हूँ, आप लोग घर जाओगे फिर बाद में परेशान होगे, इसलिए। तो राज्य का अंतिम साध्य नागरिकों को डराना धमकाना नहीं है, ना ही उन्हें डराकर रोकना है बल्कि डर से मुक्त करना है ताकि वो पूरी सुरक्षा के साथ ना तो खुद को नुकसान पहुंचाए ना और दूसरों को, पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इस तरीके से राज्य का अंतिम साध्य क्या है? मुक्ति, डर से मुक्ति, अभाव से मुक्ति। अब इसमें आतंकवाद के नार्को टेररिज्म, ये तो पता होगा ना आपको नार्को टेररिज्म क्या होता है। तो नार्को टेररिज्म के बारे में इसने बताया। उसके बाद आतंकवाद की विचारधारा कौन सी है भाई? आतंकवाद, नक्सलवाद भी आतंकवाद है एक तरीके का, भीड़ हिंसा भी आतंकवाद है एक तरीके की। और आतंकवाद की कोई मानक परिभाषा नहीं है, एक के लिए आतंकवाद दूसरे के लिए क्रांतिकारी। तो ये सारी चीजें सेकेंड ARC में डिस्कस की है, अब इनके बारे में मैं डिस्कस क्या ही करूँ। एनवायरमेंटल टेररिज्म, ये भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इसके लिए टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में उन्होंने बताया।
उसके अलावा धार्मिक आतंक, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आर्थिक आधार पर आतंकवाद, बहुत सारे वो उन्होंने बताए हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में सेकेंड आरसी में बता चुका हूँ कि स्टेट बेस्ड अप्रोच और सिटीजन बेस्ड अप्रोच ऑलरेडी मैं उसमें सिक्योरिटी में करवा चुका हूँ। तो वही सारी चीजें हैं, उन्हीं को सेकेंड आरसी के फिफ्थ रिपोर्ट में हम लोगों को बेस बना के लिखना है। अगर मीडिया रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो भी इसमें इसने उसके बारे में बात की है। बाकी इतना ही है, इसमें कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं। जब भी आतंकवाद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो एट द रिपोर्ट इतना सा याद रखना है, आतंकवाद से संघर्ष, न्याय संगतता जो संरक्षण, और उसमें स्टेट सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक और उसका मिडिल पाथ, बस वो बता देना, वो कंक्लूजन है और ये इस रिपोर्ट की समरी। एक्चुअली मैंने अलग अलग जगह पे काफी चीजें बताई हैं, और मैंने वो चीजें जैसे गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, गवर्नेंस में अगर मैंने कुछ चीजें बताई है पहले आपको, तो वो सेकेंड आरसी की समरी के बेस पे ही बनाई है मैंने, इन्हीं से नोट्स में डाला हुआ है चीजें। अगर सिक्योरिटी मैंने कराई है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने पहले कराया ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो ओवरऑल सॉल्यूशन है ना, वो सेकेंड आरसी की रिपोर्ट है। ठीक है, अगला। हाँ भाई साहब, 7वीं रिपोर्ट 7, रिपोर्ट 7 का नाम बताएगा मेरे को, कौन बताएगा? कोई महावीर, विक्रम बजरंगी, बता दो, कोई तो बता दो यार। देखो मैं इस क्लास में आके ना थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, इसका रीजन ये है कि मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ, वहाँ पे मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो ऑफिस में मेरी लिमिटेशन है, उस हिसाब से प्रोफेशनल वाला काम चलता है। तो बता दो, तब तक मैं मौका दे रहा हूँ कहीं से पढ़ने का। एकदम रटा हुआ था मन मुटाव से संयोजन तक, देख लिया ना, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर दो। देख के भी बोलना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम देता हूँ। ये सोशल कैपिटल का कंसेप्ट किसका है पता है क्या? रॉबर्ट पुटनम का। अगर काम में ले सको तो। इसमें कुछ एक चीजें 7वीं रिपोर्ट में क्या क्या है उस पे हमने को ध्यान देना है भाई साहब। एक तो है सांप्रदायिकता, भाई साहब एक मस्त कोटेशन बता रहा हूँ, नक्सलवाद की, आतंकवाद की और सबकी, सेकेंड आरसी ने इसकी बात कही है। ये है चिंतन बनाम गोलियां, इसका हेडिंग है, ठीक है। ये बताता है कि समाधान ना, किसी भी समस्या का समाधान जंगलों में और अधिक सेना भेजने से नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो या आतंकवाद की समस्या हो, समाधान जंगलों में अधिक सेना भेजने से नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में। अंग्रेजी वाले बना लोगे ना इतनी अंग्रेजी तो भाई, सॉल्यूशन ना फॉरेस्ट में अधिक सेना, अधिक आर्मी भेजने से नहीं है। उसका सॉल्यूशन वो नहीं है कि अब अधिक आर्मी और भेज देंगे और आदमी भेज देंगे और नक्सलवादियों को एकदम जड़ से, वो नहीं है। उनका हार्ट, विनिंग हार्ट एंड माइंड, वहम वाली जो है, वहम जो फैलाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अप्रोच थी ना यार, विनिंग हार्ट एंड माइंड वाली, वही बता रहा हूँ यार, उसमें। और ये कंसेप्ट दिया था ब्रिटिश उच्चायुक्त सर गेराल्ड टेम्पलर ने। सेकेंड ईयर से इसका नाम दे रही, याद करो तो कर लेना, नहीं तो खुद के नाम से लिख देना। और दूसरा ये कहता है कि कोई भी युद्ध ना सशस्त्र विद्रोह नहीं होता, वो होता है सशस्त्र सामाजिक कार्य। वो कि भाई एक आपकी सोचने और समझने की क्षमता को पहले आक्रामक किया जाता है कि आप उसके लिए तैयार हो, उसको लड़ने के लिए तैयार हो उसको। इसलिए एक आदर्श सैनिक कौन हो सकता है कि जो सोशल पर्सन भी हो, जो धैर्य रखे, जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे,
बाकी मेरे को तो एक वो लाइन अच्छी लगी कि भाई जो जंगल में सेना भेजने से समाधान नहीं है, वो पेनेसिया नहीं है। पेनेसिया क्या है? वहम वाली प्रोजेक्ट, विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच, ये कंक्लूजन है। और इसमें देना सेकेंड आरसी की कौन सी रिपोर्ट? 7वीं रिपोर्ट। मतलब 7 मतलब सब साथ साथ चलो, विवाद से विवाद समाधान हेतु समन्वय, कैपेसिटी बिल्डिंग करो ना भाई। रिपोर्ट का नाम से ही पता लग रहा है कि क्या कहना चाहता है। वो स्टेट बेस्ड अप्रोच की बात ही नहीं करता, वो बात करता है सिटीजन बेस्ड अप्रोच की। भाई उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, अपने आप में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके लिए नक्सलवाद के लिए मनमोहन जी ने भी कुछ कहा। पता है ना मनमोहन सिंह जी कौन थे? जानते हो ना सब लोग? हाँ जानते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि नक्सलवाद एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है। अंग्रेजी वाली ट्रांसलेट करते रहो, क्योंकि मैंने भी ट्रांसलेट कर करके हिंदी में लिखा है। ठीक है, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि नक्सलवाद एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में जो नक्सलवाद है वो अल्प विकास से जुड़ा हुआ है। नक्सलवाद संकुचित मजदूरी, विकृत सामाजिक राजनीतिक हालात, अपर्याप्त रोजगार अवसर और संसाधनों का अभाव, ज्योग्राफिकल सेपरेशन, जो भौगोलिक पृथक्करण, लैंड रिफॉर्म का अभाव, ये सभी नक्सलवादी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हमें समस्या का समाधान करना है तो इन सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अगर आपको कंक्लूड करना है ना नक्सलवाद, तो इतना सा लिखना, इतना तो पूरा लिखोगे नहीं कि वो ऑलरेडी समाधान में लिख चुके होंगे, तो बस इतना सा लिखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है कि भाई ये एक ओनली लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारकों पे भी निर्भर करता है, जो हमने पूर्व में देखे। और किस पे निर्भर करता है? वहम अप्रोच पे। ठीक है, स्टिक एंड कैरेट की तो पॉलिसी पता ही होगी ना। पुलिस क्या है? स्टिक, और डेवलपमेंट क्या है? कैरेट। इसको तो ध्यान रखना यार। सांप्रदायिकता हो गई, नक्सलवाद हो गया, इसमें बहुत सारी अप्रोच जो मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूँ, सेकेंड आरसी ने सब वो बताई हुई है। अंतरराज्य जल विवाद, वाटर रिलेटेड इश्यू या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, उसमें भी मनमोहन सिंह जी का कोट है भाई साहब। मैं देखो, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं पहली बात बता दूं ना, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। इस सेकंड आरसी में जो जो कोटेशन है ना, मैं बस वो बता रहा हूँ। ऐसे मत सोच लेना कि ये अब हमारे प्रधानमंत्री जी कोटेशन नहीं दे रहे। मैं सेकंड आरसी मनमोहन सिंह जी के टाइम की थी, तो वो उस टाइम मनमोहन सिंह जी की गाय होगी भाई उस कानूनों में। मैं तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि नदियां हमारे देश की एक साझी विरासत है। नदियां हमारे देश की एक साझी विरासत है, जो हमें जोड़ने वाली डोरी होनी चाहिए, ना कि हमें बांटने वाली डोरी। अब ये बोलता है कि नीड फॉर ए नेशनल लॉ ऑफ वाटर, लॉ ऑन वाटर। अब देखो यहाँ पे ना एक जल संसाधनों का डेटा है, इसको लिख लो यहाँ पे, उपलब्धता का, कि भाई हमारे पास 1951 में, और अब क्या चल रहा है 2025 में, क्या स्थिति होगी हमारी। 1951 में हमारे पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5200 घन मीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, लेकिन अब कितनी हो गई? अब हो जाएगी 1340 घन मीटर पर कैपिटा। ये डेटा काम में ले लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है।
जल संसाधन मंत्रालय का डेटा है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल पता ही है, बनी हुई है 1983 में। बस एक जरूरत है नेशनल लॉ की। अगला इसमें 7th रिपोर्ट में ही है एसटी से रिलेटेड मुद्दे। अब आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 338 वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। टेंशन मत लो, मिल जाती है वाली जो समस्या है उनके समाधान भी वहीं पे कराऊंगा। लेकिन उसका रिपोर्ट कौन सी दोगे? 7वीं रिपोर्ट। ठीक है। ओबीसी से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो भी इसी में। हाँ, कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग के 4 बेस है भाई साहब, लिख लो। कम्युनिटी पुलिसिंग के 4 आधार क्या है, लिख लो। डेविड एच बेली, उसकी बेली लटकी हुई थी, पोंद डेविड एच, डेविड के है बेली, ऐसे समझ लेना। वो 4 बोलता है कम्युनिटी पुलिसिंग। पहले तो समुदाय आधारित अपराध रोकथाम, भाई जो कम्युनिटी है ना वही अपराध पे प्रारंभिक रूप पे अपराधों पे रोक लगा देते समुदाय। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जनता के साथ जैसे ही आपात स्थिति आए उसमें क्या करे? इंटरेक्शन करे और उसके लिए गश्ती तैनात हो। तो पूरी लाइन लिखो, जनता के साथ आपात स्थिति भिन्न इंटरेक्शन हेतु गश्ती तैनाती। तीसरा क्या हो कि सेवा के लिए सक्रिय सर्विस के लिए प्री मतलब पहले से ही वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, आग्रह अनुरोध करे कि भाई हम लोग तैयार है सर्विस कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते। अपराधी मामले नहीं है, गैर अपराधिक मामलों में भी कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत होती है। और चौथा क्या है कि समुदाय से फीडबैक प्राप्त करें और फीडबैक के अनुसार फिर से कम्युनिटी पुलिसिंग करें। पॉजिटिव फीडबैक लूप की बात करेंगे। बस इतनी ही चीजें थी। आई होप कि खत्म, एक रिपोर्ट और बची बस, फिर आप लोग घर जाना। तो समराइज कर रहे हैं 7th रिपोर्ट। सोशल कैपिटल क्या थी? सांप्रदायिकता से रिलेटेड इश्यू हो गया, नक्सलवाद से रिलेटेड इश्यू हो गया, अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया। उसके अलावा एसटी एससी ओबीसी से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 7th रिपोर्ट, सेकंड ईयर की 7th रिपोर्ट यूज करेंगे। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है भाई लोग, लिखे आओगे? ऐसा तो नहीं है कि ओवरबर्डन हो रहा है, ओवरडूइंग तो नहीं कर रहा ना मैं, एकदम कम कम बता रहा हूँ जो तुमने पहले पढ़ा है। मैं बस पॉइंट बता रहा हूँ कि जहां जहां तुम अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हो इसके नाम से। ठीक है। अरे ऐसे नींद वाले रिएक्शन मत दो यार, दिल जलता है मेरा। वो कैमरा बंद करके बैठे हो सारे, जो देख रहा था वो भी बंद करके चला गया। यहाँ पे किसी भी प्रकार की विवाह संबंधी संभावनाएं नहीं है, तो कैमरा ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला 6th रिपोर्ट, स्थानीय स्वशासन। भाई साहब इंपोर्टेंट रिपोर्ट है, एक बार काम आएगी आएगी, 4-5 पेपरों में, निबंध ऐसे उसमें। क्रैप ट्री फिर से ये बोलता है, ये यहाँ पे भी काम आएगा। कैसा स्थानीय स्वशासन चाहिए? क्रैप ट्री बेस। भाई प्रशासन तो चाहिए ही, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी स्थानीय स्वशासन की तो वो भी तो हमको ऐसा ही चाहिए। और जो मैंने बोला था ना गांधी जी का एक कंसेप्ट, वो इन्होंने यहाँ पे भी बोला कि नागरिक ना यहाँ पे नहीं है, नागरिक नागरिक यहाँ है सेंटर में, सिटीजन, स्टेट, नेशनल, ये सारी चीज। अब देखो इंट्रो की लाइन बताता हूँ, सेकंड ईयर की सीधी सीधी लाइन चेप लेना हिंदी वाले तो, पंचायती राज।
अंग्रेजी वाले ट्रांसलेट कर सको तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑलरेडी अच्छा लिखते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है आप लोगों के आंसर्स में, ठीक है। हमारा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वनियंत्रित स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर के लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत ढांचे का सृजन करता है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। क्या ज्यादा जल्दी बोल गया क्या मैं? फोटो भेज दूंगा, ऐसे करूंगा, कोई बात नहीं। सुन लिया ना? अंग्रेजी वाले ट्रांसलेट कर लेना, कोई इशू नहीं। अब इसने बताया कि कैसे स्थानीय स्वशासन का डेवलपमेंट हुआ। अब देखो फंड फंक्शन फंक्शनरीज वाला जो कंसेप्ट था ना, वो इसी में दिया हुआ है भाई साहब, यहाँ से लाइन उठा के उन्होंने पूछा है सीधा का सीधा। और ये आपको पता ही होगा कि फंड फंक्शन फंक्शनरीज क्या है, वो तो मैं अब नहीं बता रहा बार बार। दूसरा जो इनकी फंडिंग का रिलेटेड इशू, मैंने बताया कि 1% फंडिंग करते हैं, ले दे के पूरा कमाते हैं, 1% है, खर्चते 100% है, टाइट फंड है, नॉन टाइट फंड है, वो सारी चीजें तो आप देख ही चुके हो। वो तो स्थानीय स्वशासन इसने भी बोला है और उसने भी बोला है, ठीक है। कॉमन इशू क्या है? सब्सिडियरिटी का सिद्धांत का इशू है, आ जाएगा ना सब्सिडियरिटी सिद्धांत यहाँ पे। अरे रिएक्शन दो रे, चुनाव का तरीका रिलेटेड इशू, ठीक है। एक बेस्ट प्रैक्टिस है दक्षिण अफ्रीका का नगर निगम मॉडल। अरे टेंशन मत करो यार, ऐसे ऐसा डर वर लग रहा है ना तो ऑफिस में आओ, एक दिन में डर निकाल दूंगा, मेरे पास दवा है। अभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी? साउथ अफ्रीका का नगर निगम मॉडल। ये एक्चुअली ना विधायक मतलब एक तरीके से राज्य के लिए ऑब्लिगेशन दे देता है कि तुमको इतना फंड तो देना ही पड़ेगा। अब ये 73वां संविधान संशोधन की क्या है? 1 मिलियन महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन की बात करेगा, प्रिया सॉफ्ट वगैरह में ऑलरेडी करवा चुका हूं तो इसने भी बात की है। सोशल ऑडिट की बात की है इसने, अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात की है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें। देखो एमपी लेड स्कीम ना एक समस्या है पंचायती राज के लिए, पैरेलल गवर्नेंस का। हरियाणा वाला मॉडल मैंने आपको बताया था पैरेलल गवर्नेंस वाला, तो ये कुछ एक इश्यू है। सेकेंड एआरसी कहती है कि भाई 6th रिपोर्ट कहती है कि इनको ना खुद के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा, तब आप समस्या का समाधान कर पाओगे ओवरऑल। चाहे म्यूनिसिपल बॉन्ड लेके आओ, और दिक्कत क्या है कि ओनली ये रोड टैक्स लगाते हैं, पथ कर लगाते हैं, उसके अलावा उनके पास सोर्स ही नहीं है। ओवरऑल सेकेंड एआरसी कहती है कि इनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई है भाई। डेलीगेशन आपने क्या कर दिया, काम कार्यों का डेलीगेशन तो कर दिया लेकिन फंडिंग का डेलीगेशन नहीं किया। ये लाइन याद रखना थोड़ी सी। और सेकेंड एआरसी बोलते हैं कि एमपी लेड जैसी स्कीम ना बंद कर दो। स्पष्ट रूप से बोला है कि भाई तदनुसार आयोग ने सिफारिश की है कि एमपी लेड और एमपी लेड जैसी स्कीमें समाप्त कर दी जानी चाहिए। साथ ही आयोग का विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सार्वजनिक निकायों की नीतियां केवल पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। मतलब जो लोकल फंडिंग है ना वो पंचायती राज के थ्रू ही दी जाए, आप एमपी लेड बंद कर दो। ये मैं नहीं बोल रहा, फिर से आप बोलोगे आपके आइडिया है, थॉट प्रोसेस है। मैं किसी सरकार के पक्ष में और विपक्ष में किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं रखता हूं, बस मैं वही बता रहा हूं जो लिखा हुआ है सेकेंड एआरसी में। बाकी अर्बन ऑर्गेनाइज वो अर्बन के लिए मतलब फंडिंग तक बोरोइंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन वगैरह लिखा चुका हूँ, तो वो सारी चीजें उसी से संबंधित है। जैसे अब पब्लिक हेल्थ हो गया, उससे रिलेटेड कुछ एक चीजें कि भाई इनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, तो वही सारी चीजें। मेगा सिटी हो गया, पेरी अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको सॉल्यूशन लिखना है तो इसी रिपोर्ट में
भाई भाई खत्म भाई, मेरी सेकेंड आरसी की समस्या खत्म। एक कोट इसके साथ में कहूंगा, क्योंकि पेपर 2 खत्म हो चुका है। मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे करना है। एक कोट मेरी ओर से, हजारों निरर्थक शब्द कहने के बजाय एक शब्द कहना बेहतर है जिससे शांति कायम हो। लिख लो इसको, ये बुद्ध जी ने कहा है मैंने नहीं कहा है। सेकेंड आरसी की समरी की रिपोर्ट है, लास्ट मैंने वही बोला है ठीक है। अब भाई कौन बोल रहा है? अच्छा दोबारा बोलूं, हजारों निरर्थक शब्द कहने से बेहतर है एक शब्द कहो जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके। ये सब मैंने जितना पढ़ा है उसके लिए है। हजारों निरर्थक शब्द कॉपी में लिखने से अच्छा है वो लिखे जो क्वेश्चन की डिमांड है। ये वही लाइन है बस, ठीक है। चलो अब मैं पेपर 2 को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बता देता हूँ भाई साहब। आप पेपर 2, 3, 4, ठीक है, चूंकि अभ्यास नजदीक आ गया है। कल सेशन ले लें हम लोग सोसाइटी और सोशल इश्यू वाला, अगर आप चाहो तो। बिल्कुल नहीं ले, परसों 3 दिन कोई सेशन नहीं। अच्छा है, कमाई करूंगा मैं। देखो मेरे एंड से ना 2-3 क्लास, अभी 4 क्लास और होगी मैक्सिमम, है ना। अब मैं उसमें बता देता हूँ, मैंने उसको प्लान कर लिया है मैं क्या क्या करूंगा, और लक्ष्य और ये वाली सारी इंटीग्रेट क्लास करूंगा। एक तो सोसाइटी और सोशल इश्यू वाली क्लास लूंगा जिसमें डेटा फैक्ट, गवर्नमेंट स्कीम क्या है। एक क्लास में चाह रहा हूँ डेटा फैक्ट जितना भी मतलब कुछ बचा है, कोई रिपोर्ट है, इंडेक्स है, उनकी यूज एप्लीकेबिलिटी के साथ, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ एक की टर्म्स है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बस मैं उनका इंटरऑपरेबिलिटी दिखा दूंगा उनकी। उसके बाद 2 क्लास लगेगी अभ्यास के क्वेश्चन पेपर, ओनली क्वेश्चन को तोड़ने का, सिखाने का, ठीक है, कहाँ माइक्रो डायग्राम, कहाँ क्या यूज करना है। उसके बाद मैं विराम लूंगा और मैं लद्दाख का टिकट कर देना फिर आप लोग, ताकि मैं चला जाऊं, आप परीक्षा आराम से दे सको, ठीक है। पेपर 4 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं तो अब इसको मैं नहीं करूंगा। पेपर 3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं तो इसको भी नहीं करूंगा कर चुका हूं ना। पेपर 2 बता रहा हूं, 1 से 4 और 11 से 14 जनरली पॉलिटी के आएंगे। 9, 10, 19, 20 इसके आएंगे। किसके? इसके किसके IR को तो इसका लेता हूँ, मतलब IR को तो मैंने हटा रखा है कि सब्जेक्ट है। इधर सिक्योरिटी को 9, 10, 19, 20 को ऐसे हटा रखा है कि ये भी कोई सब्जेक्ट नहीं, ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इनमें से तो कुछ भी चेप के आओगे तो ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है। इधर पॉलिटी भी ऐसा सब्जेक्ट है कि मैक्सिमम आर्टिकल कर लिए, मैक्सिमम केस स्टडी कर लिए। मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना पढ़ाया ना, जितना केस स्टडी, जितना वैल्यू एडिशन है, पूरा अप्लाई करके आना। कॉपी के बगल में पेज जो टेबल में लेना उसके सामने ये लिख लेना ASLICARD HDFLITO। पेपर 3 में जाने पेपर मिलने से पहले लिख लेना। क्रैप्ट्री, क्लीटो, जो यूज कर सकते हो सब यूज करना, ठीक है। अब जितने भी पेपर दो, क्योंकि अगर आपने इन पेपर्स में यूज किया तो ये काम आएंगे, नहीं तो फिर अगले साल मेरी यही वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट करते रहोगे कि सर ये अपलोड करा दो, ठीक है क्योंकि पढ़ाऊंगा नहीं ना अगली बार। अब रहा 5, 6 और 15, क्या रहा 7, 8, 16, 17 और 18। इनमें से एक क्वेश्चन ना इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है और इधर तो नहीं जाता पक्का, इन तीनों में घूमता रहता है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है। प्रायोरिटी हमारा फर्स्ट सेक्शन ये है, फिर ये है, और उसके बाद एक गवर्नेंस और ये वाला है, ठीक है। क्लियर? गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसमें भी हमारा 1 से 4 और 11 से 14। फर्स्ट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा चौथा ये है। इनके लिए थोड़ा सा टाइम डिवीजन कर लेना खुद के अनुसार कि मेरे को इसको कितना टाइम देना है।
पर क्वेश्चन कट निकालना और उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेना अपना अपना सब लोग। इनको टाइम रेस्पेक्टिवली कम देना क्योंकि डायरेक्ट हिट पॉइंट है। और अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, भाई साहब कुछ भी नहीं करना है। 5 शब्दों में अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो 5 शब्द क्या है? आरटीआई, पारदर्शिता लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट ली जाए, ऑडिटिंग की जाए। बस लिखो मत इसको, बस समझ लो, कुछ मत करो। अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है? पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, लोक सहभागिता। उसके लिए क्या करो, क्या करोगे उसके लिए बताओ? मैं तो भूल गया, जल्दी जल्दी बताओ। कोई नहीं बोलना चाह रहा यार, बताओ। अगला क्या है? आरटीआई हो गई, सिटीजन। अगला क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए सिटीजन चार्टर लाओ। अगला क्या है? शिकायत निवारण तंत्र। ये सारी चीजें जैसे ही आप शामिल करोगे, आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन है और यही सारी प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी की क्या है? गोपनीयता का मुद्दा। अकाउंटेबिलिटी का इश्यू क्या है कि भाई एसिमेट्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या है? पार्टिसिपेशन है ही नहीं पब्लिक का। कंक्लूजन 3-4 पता है, ये गांधी जी की कोट हो गई नागरिक केंद्रित, मनमोहन सिंह जी की कोट हो गई नक्सलवाद में वगैरह में। तो सेकंड एआरसी अपना मस्त कंक्लूजन काम करेगा। अप्रोक्स आपके चारों पेपर के 10 क्वेश्चन में, हर पेपर में 2-2 1-1 2-2 क्वेश्चन में लिख के आना कि भाई सेकंड एआरसी तो मैं पढ़ के आया हूं साहब, एकदम रट के, मेरी आंखों से एक एक वर्ड गुजरा है, और गुजरा भी है मेरी आंखों के सामने से, जो मैंने समरी करा दी है। और इतनी जरूरत है, इससे ज्यादा ना तो याद हो सकती सेकंड एआरसी की समरी। बस अपने को डिफरेंट जो अपना नॉलेज है उसी पे इसको यूज करना है। बाकी जहां जहां यूज हो सकती है उसका एक नोट्स बना लिया होगा आपने, उसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना। चारों पेपरों में यूज आएगा, ऐसे में यूज आएगा। जैसे आप बुक्स का नाम लिखते थे ना सेकेंड ऐसे में, सेकंड एआरसी को भी तो शामिल कर सकते हैं वहां पे। कितने कितने एस्पेक्ट, कोई एस्पेक्ट बचा है क्या चारों पेपर में सेकंड एआरसी से? नेताओं से लेकर भ्रष्टाचार तक, नदियों से लेकर नैतिकता तक, सभी जगह सेकंड एआरसी ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। इनको अपने उत्तरों में समाहित करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं, पेपर 2 की समाप्ति के साथ। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो पर्सनल फोन कर लेना, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। पेपर को डील करने का तरीका यही रखना, मैक्सिमम चीजें आपको आती है ये यकीन रखो। और 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, अब जिसको भी इश्यू है, मैक्सिमम लोगों को अगर जो अभ्यास नहीं दे रहे वो एक बार आके मिल लेना, उनको मैं 20 दिन की स्ट्रेटजी करवा दूंगा। क्योंकि एक कॉमन स्ट्रेटजी सबके लिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अभी सेकंड एआरसी में पढ़ा है डिसेंट्रलाइज अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम अप अप्रोच की ओर बात करेंगे। कीवर्ड है, इनको लिख लो और यूज करके आना, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं और हम लोग विकेंद्रीकृत योजना निर्माण अग्रिम 20 दिन की, उस पर हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत रूप से, जिसको भी निजी रूप से समस्या महसूस हो रही है। हाँ तो चलते हैं, जल्दी हम लोग विजन आईएएस के टीवी चैनल पे मिलेंगे इंटरव्यू के साथ आप लोगों के, उससे पहले मेरा हो जाएगा, ठीक है। सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग 2-4 क्लासों में और पकाऊंगा, उसके बाद फ्री हो जाए। बाकी अभ्यास आप यहाँ पे पास में जाके दे सकते हो 289 में, कोशिश करना एसी का टेस्ट वहां दे आना। 289 दशहरा ग्राउंड के बगल में है, दशहरा ग्राउंड है, दृष्टि का जो कोना है उससे परमानंद की ओर जाओगे, परमानंद के जैसे ही दीक्षांत आईएएस है उसके ऊपर 289 है, ठीक है। तो ऐसे तो वहां दे आना,
बाकी जो अभ्यास है उसको लीलावती वाले स्कूल में दिया ना, बगल वाले। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आए तो मेरा नाम ले देना, आपको पक्का एंट्री से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। अब मैं जाऊं।